हेलो स्टूडेंट, दिस इज वर्तिका गोयल। सो सैम्पल पेपर जो रिलीज हुआ है साइंस का, उसके सारे सेक्शन एक क्वेश्चन आज हम कवर करने वाले हैं विद द एक्स्ट्रा फैक्ट्स, राइट। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सेक्शन नंबर ए के क्वेश्चन नंबर 1 पे, द चेंज इन द कलर ऑफ मॉइस्ट लिटमस पेपर इन द गिवन सेट इज ड्यू टू। तो इस पिक्चर में देखेंगे तो टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर सोडियम क्लोराइड है और ऊपर से कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला गया है, राइट। तो कॉन्सेंट्रेटेड से आपको समझ जाना चाहिए कि हमेशा जो ड्राई होता है उसमें हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड में हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर जब भी हम सोडियम क्लोराइड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करवाएंगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है HCl गैस रिलीज होगी, और ये जो रिएक्शन है वो आपको समझना ज़रूरी है। तो जो HCl गैस है वो हाइड्रोजन आयन्स प्रोड्यूस करती है इन द फॉर्म ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन है। अगर ये ड्राई सॉल्यूशन होता तो हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में हमेशा HCl प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन आयन H+ आयन। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 है, जिसमें ओनली ऑप्शन 3 दिया हुआ है, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, एक रिडॉक्स रिएक्शन दी हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और NCERT में भी गिवन है। तो इस रिडॉक्स रिएक्शन को देखकर आपको ये बताना है कि कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन सा रिड्यूस हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे MnO2 कन्वर्ट हुआ है MnCl2 में, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो गई है। तो जहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है तो वो कहलाता है सब्सटेंस रिड्यूस्ड, तो इसलिए MnO2 रिड्यूस हुआ है। अब HCl कन्वर्ट हुआ है क्लोरीन में, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो गई है। तो जहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव होती है तो वो कहलाता है ऑक्सीडाइज्ड। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, MnO2 रिड्यूस हुआ है और HCl ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, राइट। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो इसी वक्त। सो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। ये जो पिक्चर है ये आपकी NCERT में भी गिवन है। इसमें मैग्नीशियम रिबन को बर्न करवाया जा रहा है, जलाया जा रहा है, और इससे एक व्हाइट कलर का ऐश पाउडर फॉर्म में जो है वो रिलीज हो रहा है, जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन है कि कौन सी करेक्ट ऑब्जर्वेशन है इस रिएक्शन की, जो कि आपको दिख रहा है। तो इसके अंदर आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद द ब्रिलियंट व्हाइट लाइट। जब भी मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे तो व्हाइट लाइट प्रोड्यूस होगी। जो व्हाइट लाइट है वो है व्हाइट ऐश, व्हाइट पाउडर विच इज ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये रिएक्शन है, आपको रिएक्शन फॉलो करनी है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे 4 गैसेस दी हुई हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन एंड ऑक्सीजन। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है टेबल में से अगर हम देखेंगे तो एसिडिक ऑक्साइड आपको पता होना चाहिए। इन चारों में से कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक एसिडिक ऑक्साइड है और यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। जो क्लोरीन है उसको हम वाटर के ट्रीटमेंट में उसको प्यूरिफाई करने के लिए हम क्लोरीन को यूज करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन है। और सबसे लास्ट में जब हम कार्बन का इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। तो इसलिए आप जब इस टेबल में से टैली करेंगे आंसर को तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। एसिडिक ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड है, यूज्ड ट्रीटमेंट ऑफ वाटर इज क्लोरीन, प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन इज कार्बन डाइऑक्साइड, एंड इनकम्प्लीट कंबशन का जो प्रोडक्ट है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। क्वेश्चन नंबर 5, ऑन अ प्लेसिंग ऑफ कॉपर कॉइन इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ग्रीन फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, तो क्या होगा। तो फ्रेंड, जब भी हम कॉपर को फेरस सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डिप करेंगे तो कोई रिएक्शन टेक्स प्लेस नहीं होगी, क्योंकि यहाँ सब रिएक्टिविटी सीरीज का खेल है। आपको पूरी रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी है, क्योंकि कॉपर कम रिएक्टिव है आयरन से, इसलिए कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा आयरन को, और जैसा ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट सॉल्यूशन है वो एज इट इज वैसा ही रह जाएगा। सो बेसिकली नो रिएक्शन विल बी टेक्स प्लेस बिकॉज कॉपर इज लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, राइट। कॉपर लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इट रिमेन्स ग्रीन एंड विद द नो चेंज इन द कॉपर कॉइन। कॉपर कॉइन में कोई चेंज नहीं होगा और कलर उसका ग्रीन ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, अनीता एडिड अ ड्रॉप ईच ऑफ डाइल्यूटेड एसिटिक एसिड एंड डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन अ पीएच पेपर और कंपेयर कलर। तो कौन सा कंक्लूजन होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड और एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड। तो HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा हाइड्रोजन आयन में, लेकिन एसिटिक एसिड पार्शली डिसोसिएट होगा, इसलिए हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज हाइयर इन HCl। तो अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी HCl में तो उसका pH कम हो जाएगा, यानी कि एसिटिक एसिड का pH ज़्यादा हो जाएगा इन द सेम कॉन्सेंट्रेशन। तो इसलिए इसका ऑप्शन एक सही होगा कि जो pH है एसिटिक एसिड का वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि pH एक एसिटिक एसिड जो है एक वीक एसिड है और वो पार्शली डिसोसिएट होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे आपके पास ABCD 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड दिए हुए हैं और इन 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड को देख के आपको आंसर टिक करना है। तो आपने अगर अपनी NCERT अच्छे से पढ़ी होगी, कार्बोनेटेड कंपाउंड चैप्टर में से क्वेश्चन दिया हुआ है कि जब हम C2H4 को यानी कि जो
ए ऑप्शन है A4 है, C2H4 को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो C2H6 बनेगा, विच इज़ द सी ऑप्शन। ठीक है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, तो वो जो कैटलिस्ट है वो निकल है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और हमेशा घुमा फिरा के देखो किस तरीके से क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आया है कि आपको C2H4 के साथ जब H2 को रिएक्ट करवाएंगे, हाइड्रोजन को रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, और वो कैटलिस्ट है निकल, तो हमें सी वाला पार्ट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8, तो आपके पास ये एक लीफ आइडेंटिटी दी हुई है, ट्रांसफर सेक्शन, और आपसे पूछा है कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा, तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस वहाँ होगा जहाँ मैक्सिमम क्लोरोप्लास्ट होगा। तो मैक्सिमम लीफ के अंदर मैक्सिमम क्लोरोप्लास्ट होता है मिडिल लेयर में, मीजोफिल, यानी कि जो मिडिल लेयर होती है लीफ की वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट होता है, और जहाँ सबसे ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट होगा वहाँ सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी, इसलिए उसका ऑप्शन नंबर बी है। सेकंड और थर्ड लेयर में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होगा क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम क्लोरोप्लास्ट होगा, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, वो सनलाइट को ज़्यादा अपने अंदर ट्रैप करता है और उसकी जो केमिकल एनर्जी है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है ताकि फोटोसिंथेसिस हो और फूड बन सके। राइट, क्वेश्चन नंबर 9, तो हमने ये एक्सपेरिमेंट आपने देखा है एनसीईआरटी में भी है, तो कौन सी गैस है जिसको जो एब्जॉर्ब होगी एज द बाय प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन का जो बाय प्रोडक्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड है इन द केस ऑफ प्लांट, क्योंकि प्लांट ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करने वाला जो कंपाउंड है वो है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसलिए इसका आंसर होगा KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एब्जॉर्ब कर लेगा कार्बन डाइऑक्साइड को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो है, इफ अ टॉल पी प्लांट इज क्रॉस्ड विद द ड्वार्फ प्लांट, अगर हम टॉल प्लांट को ड्वार्फ प्लांट के साथ क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में हमें सारे ही टॉल प्लांट मिलेंगे जितने भी होंगे, तो ऑल आर टॉल प्लांट, तो इसका तो 100% परसेंटेज हो गई कि सारे प्लांट्स जो है टॉल मिलेंगे। अब हम F2 जनरेशन पे आते हैं। F2 जनरेशन में क्या होगा, हमें 3 प्लांट्स टॉल मिलेंगे और 1 प्लांट ड्वार्फ मिलेगा, तो इसलिए 75% हो गए टॉल प्लांट की। ये पूरा मेंडल का एक्सपेरिमेंट मैंने अलग से अपनी वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में से देख सकते हो और समझ सकते हैं। फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो में हमेशा क्वेश्चन आते हैं। राइट, क्वेश्चन नंबर 11, तो ये 3 फिगर्स दे रखी हैं, तो आपको ट्रॉपिक मूवमेंट बतानी है, जो सही ट्रॉपिक मूवमेंट है वो किस में है, ए में है, बी में है या फिर सी में है। तो आपने अपनी एनसीईआरटी में 2 चीज़ें पढ़ी होंगी, फोटोट्रॉपिज्म और जियोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म वो होता है जो सनलाइट की तरफ जाते हैं, जो कि लीफ का पार्ट होता है, ऊपर की तरफ जाएगा, सनलाइट की तरफ जाएगा, और जो रूट्स होती हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि जियोट्रॉपिज्म, यानी कि नीचे की तरफ जाएंगी, अर्थ की तरफ जाएंगी, तो इसलिए फोटोट्रॉपिज्म जियोट्रॉपिज्म इसके में ट्रॉपिक मूवमेंट है, विच इज़ द ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन सी ओनली। सो वीडियो अच्छी लग रही है यार, सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो इस बार। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि आपको एक पिक्चर दी हुई है पॉलिनेशन पे, तो आपसे पूछा है कि मैक्सिमम वेरिएशन किस में होगा। तो अगर हम ए को देखेंगे ना, तो ए तो सेम प्लांट में हो रहा है पॉलिनेशन, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जा रहा है विद इन अ सेम प्लांट। सी वाले ऑप्शन में भी सेम प्लांट में पॉलिनेशन हो रहा है, तो वेरिएशन कब होता है, वेरिएशन जब होता है जब 2 अलग अलग प्लांट में पॉलिनेशन हो रहा हो, यानी कि बी ऑप्शन ए से सी में जा रहा है, तो यहाँ पे अलग अलग प्लांट में जा रहा है, इसी तरह से डी ऑप्शन सी से ए में जा रहा है, तो जब अलग अलग प्लांट में पॉलिनेशन होता है तो मैक्सिमम वेरिएशन देखने को मिलता है। राइट, क्वेश्चन नंबर 13, एक सर्किट है जिसको ऑन करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, जिससे उसकी जो वायर है वो हॉट हो गई, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या रेजिस्टेंस में क्या इफेक्ट होगा। तो एक जनरल सा रूल है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी वायर का इंक्रीज होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, इंक्रीजेज एज द टेम्परेचर ऑफ वायर इंक्रीजेज, जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज होगा, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक कर दो, अपने फ्रेंड के साथ इसको जरूर शेयर कर दो ताकि उनका भी थोड़ा भला हो जाए। राइट, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि एक ये बार मैग्नेट है और इसके बीच में कॉपर वायर रख दिया है, तो कॉपर वायर के अंदर जो करंट है वो भी रिवर्स हो जाएगा और पोल ऑफ मैग्नेट भी रिवर्स हो जाएंगे, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो आपने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा होगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वो करंट कैरिंग वायर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होती है। अब करंट भी चेंज हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रहा है, तो इसलिए जो फोर्स है वो भी चेंज होगा और जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो या तो अपवर्ड डायरेक्शन होगी या फिर होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो इसलिए से 2 डायरेक्शंस होंगी, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 2। तो 4 डायरेक्शंस में से और जो फोर्स होगा वो 2 डायरेक्शन की तरफ जाएगा, या फिर अपवर्ड या तो डाउनवर्ड।
पार्ट। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है तो लाइक कर दो, अभी तक नहीं किया है तो। क्वेश्चन नंबर 15 देखें कि एक प्लास्टिक इंसुलेटर है, तो इसमें क्या है, डायमीटर d है, लेंथ l है, और इसमें डिक्रीज कर रहे हैं हम रेजिस्टेंस को, तो हमें क्या इंक्रीज करना पड़ेगा। तो आपने एक बहुत अच्छा सा फॉर्मूला पढ़ा होगा, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो जो रेजिस्टेंस है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के, तो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो आर और जो रेडियस है और रेजिस्टेंस है दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर हम रेजिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे तो एरिया हमें बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि डायमीटर हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, डायमीटर ऑफ द वायर विल बी इंक्रीज। राइट। क्वेश्चन नंबर 16, Which of the following pattern correctly describe the magnetic field around a long straight wire carrying current। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जब भी हम करंट, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से हम मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ करते हैं तो हमेशा वो कोसेंट्रिक सर्कल बनाती हैं, यानी कि सर्कल में वो अरेंज हो जाती हैं वायर के अराउंड, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ये आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है और हमेशा क्वेश्चन इस पे आते हैं, तो आप अच्छे से इसको करके जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 एजर्शन रीजन है। एजर्शन स्टेटमेंट पढ़ते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड डिकम्पोजिशन इज यूज्ड इन द ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ये बिल्कुल सही है, सिल्वर ब्रोमाइड डिकम्पोजिशन को ब्लैक और व्हाइट फोटोग्राफी में यूज किया जाता है, लेकिन ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं है, तो रीजन इसका रॉन्ग है, क्योंकि ये एक फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन है, यानी कि जो ये डिकम्पोजिशन हो रहा है, सिल्वर ब्रोमाइड का जो डिकम्पोजिशन हो रहा है सिल्वर में और ब्रोमीन गैस में, वो सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो इसलिए ये एक फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं है, यानी कि इसमें कोई हीट रिलीज नहीं हो रही है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 एजर्शन है, हाइट इन द टी प्लांट इज कंट्रोल्ड बाय द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम्स इज द जेनेटिकली कंट्रोल्ड। हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, हाइट जो होती है टी प्लांट की, यानी कि जो प्लांट है उसकी हाइट को हम बढ़ा भी सकते हैं, हम घटा भी सकते हैं, क्यों जेनेटिकली कंट्रोल है, क्योंकि हम उसके डीएनए में अगर चेंज कर देंगे तो वो ड्वार्फ बन सकता है या फिर वो टॉल भी बन सकता है, तो ये दोनों बिल्कुल सही है, एजर्शन इसका बिल्कुल सही है और रीजन इसका बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा, ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 एजर्शन है, एम्फीबियंस कैन टॉलरेट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि एम्फीबियंस जो है उस 3 चैम्बर्ड हर्ट होता है, इसलिए जो मिक्सअप हो जाता है ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में, तो इसलिए इसका रीजन गलत है। एम्फीबियंस 2 चैम्बर्ड हर्ट नहीं होते, एम्फीबियंस होते 3 चैम्बर्ड हर्ट। ध्यान रखना है, बहुत बार क्वेश्चन आया है, एम्फीबियन 3 चैम्बर्ड हर्ट होता है जिसमें 2 आर्टरिया होती है और 1 वेंट्रिकल होता है, जैसे फ्रॉक्स और टोड्स में, तो इसलिए वहाँ पे मिक्स हो जाता है ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी है, ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 20 एजर्शन ऑन अ फ्रीली सस्पेंडेड करंट कैरिंग सॉलिनॉइड इट कम्स टू रेस्ट इन अ ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। बहुत बार आपने पढ़ा है कि फ्रीली करंट कैरिंग सॉलिनॉइड जो है रेस्ट में आ जाती है, क्योंकि वो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, उसका नॉर्थ पोल नॉर्थ की तरफ जाएगा और साउथ पोल जो है साउथ की तरफ जाएगा, बिकॉज अर्थ भी एक तरीके से ह्यूज मैग्नेट है, ह्यूज बार मैग्नेट है, तो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज रेस्ट इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, बिकॉज मैग्नेटिक साउथ पोल जो होता है अर्थ का वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ होता है और जो साउथ पोल है वो साउथ की तरफ होता है, तो इसलिए दोनों ही बिल्कुल सही हैं और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ए इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो फ्रेंड, वीडियो अच्छी लग रही है, बेनिफिशियल लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करो, मुझे आपके कमेंट का हमेशा वेट रहता है। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। सो फ्रेंड, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम।